सम्मेलन उत्तराखंड में। हमारे खास मेहमान इस वक्त है स्वामी रामदेव। तो उन सारे प्रश्नों का समाधान करते हुए सत्ता तंत्र जो है वो इस लोकतंत्र को कैसे मजबूत करे, उसके लिए आपने जो यहाँ इस हिमालय के इस पवित्र स्थान में देहरादून को चुना है, उसके लिए फिर से आपका अभिनंदन। और स्वामी तो सबका ही होता है, और जो सबका नहीं होता वो स्वामी नहीं होता है। किसी एक का स्वामी हो तो वो घर चलाता है, किसी एक का स्वामी हो वो घर ठीक से चला लेता है, लेकिन जो सचमुच स्वामी होता है वो देश ही नहीं पूरी दुनिया को चलाता और अपने हृदय में बसाता और सबके हृदय में बसता। आपने जो अभी बोला, मैंने दो चीज़ें बड़े ध्यान से ऑब्जर्व की। पहला तो ख़राब मौसम जिसका आपके ऊपर कोई असर नहीं हो सकता। दूसरा, आपने जब मजबूत लोकतंत्र कहा तो मैं आपकी बाइसेप देख रहा था। स्वामी जी, इतने साल से मैं आपको देख रहा हूँ, हमारी उम्र बढ़ती जा रही है और आपकी कम होती जा रही है। सच्चाई तो ये है। आप कुछ तो ऐसा करते हैं जो हमें बताते नहीं है, जो पतंजलि के स्टोर्स में नहीं मिलता है। स्वामी जी, हाँ, वो ऐसे यहाँ ऐसे होता है। देखिए जरा। अब इसके लिए आपने बाइसेप ट्राइसेप बोला, वो इसे मैंने देखा ही नहीं था कि ये ठीक है। नहीं, बहुत बढ़िया है। और ये जिम वाला नहीं है, ये योग वाला है। आजकल जो सिंथेटिक जो प्रोटीन खा रहे हैं, तीन चीज़ें शरीर बनाती हैं, एक फैट, एक प्रोटीन और तीसरा कार्बोहाइड्रेट। तो फैट में मैं अनसैचुरेटेड फैट गाय का घी लेता हूँ, प्रोटीन में मैं दूध और दालें आदि लेता हूँ, और कार्बोहाइड्रेट में तो मैं गेहूं चावल का प्रयोग न के बराबर करता हूँ। ऐसे लगभग 25 साल तो मैंने अनाज लिया ही नहीं, मिलेट्स का सेवन करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ हमारे हेमंत जी वैसे तो बड़े वजनदार व्यक्ति हैं, हम इनका वजन और बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन पेट घटता हुआ देखना चाहते हैं। तो उनको मैंने आज सलाह दी है कि आप भी गेहूं चावल छोड़ दीजिए। एक समय एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम। जो हेल्दी रहना चाहते हैं एक बार खाया करें, दोपहर का एक बार, जिसको लंच बोलो, एक मील बोलो, जो भी बोलो। सुबह नाश्ते में आप कोई फलों का जूस आदि कुछ ले सकते हैं, रात को दूध आदि कुछ पी सकते हैं। ये तो दिन भर चरते रहते हैं ना, ये मामला गड़बड़ है। स्वामी जी, आप इतने यंग होते जा रहे हैं कि आप जेन जी को कंपटीशन दे रहे हैं, मानते हैं आप? ये बात तो सच है। कोई 25 साल का जवान लड़का या लड़की आ जाए, स्वामी रामदेव को ना रेसलिंग में हरा सकता, ना रनिंग में हरा सकता। और भाई देखो, मैं तो असली जैन जी उसको मानता हूं जिसका शरीर बल, जिसका इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल इतना प्रबल हो, उसके होने से भारत के होने का एहसास हो। जब वो खड़ा हो तो उसके चरित्र में भारत दिखे। ऐसा शरीर से बलवान, मत्स्य से प्रज्ञावान, हृदय से श्रद्धावान, आचरण से शीलवान, चरित्रवान युवा देखना चाहता हूं। उसके बराबर पूरी दुनिया का कोई युवा ना हो। मैं भारत के नागरिक को विश्व का श्रेष्ठतम नागरिक, भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की श्रेष्ठतम अर्थव्यवस्था, भारत के चरित्र को विश्व का श्रेष्ठतम चरित्र, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनाः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानव। यह भारत का चरित्र, और ऐसा युवा भी है इस देश में। ठीक है, कुछ गालीबाज, कुछ पत्थरबाज, कुछ नशाबाज भी युवा है, वो भी अब धीरे धीरे मुझे लगता है वक्त के प्रवाह से और अपने आप को उत्थान के मार्ग पर लेकर के आएंगे। राष्ट्र निर्माण में पहले भी यह देश युवाओं ने बनाया। चंद्रशेखर, राजगुरु, भगत सिंह, कितने जवानों ने अपनी जवानी की आहुति दी, तो ये तो देश आजाद हुआ। उन वीर वीरांगनाओं का चरित्र हमारे सामने एक आदर्श के रूप में होता है। हमें आदर्श कहीं बाहर से उधार लाने की जरूरत नहीं। हमारे रियल हीरो, हमारे आइडियल, हमारे आइकॉन टाइकॉन, हमारे वीर वीरांगनाएं। और इसलिए मैं तो निशांत जी हर दिन कहता हूं, हम वीर वीरांगनाओं की, ऋषि ऋषिकाओं की संतानें हैं। उनका डीएनए हमारे भीतर है। वीरों का वीरत्व, देवों का देवत्व, ऋषियों का ऋषित्व, राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व, यही हमारा स्वभाव होना चाहिए। यही मेरा जैन जी के लिए कहना भी है। बाकी आंदोलन करो, खूब ठोक करके करो, जहां तुम्हारी आवश्यकता है वहां लड़ो, लेकिन अराजक तरीके से नहीं, लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से। और यही हुआ है। जब जब कोई आवश्यकता हुई है, युवाओं ने आंदोलन भी किया। तो अब जेनजीज का मतलब कुछ अब बड़े बड़े सपने हैं लोगों के, होने ही चाहिए,
लेकिन कुछ लोगों में फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है जब वो सपने टूटते हैं, बिखरते हैं। अपनी कमजोरी से यदि अपना सपना टूट रहा है तो अपने में सुधार करना चाहिए, लेकिन सत्ता और समाज की व्यवस्था से यदि किसी के सामने टूटते हैं तो फिर लोकतंत्र का तकाजा है कि हमें सुधार भी करना चाहिए। लेकिन स्वामी जी, आपने अभी जो डेफिनेशन दी, ये तो जेन अल्फा पे भी जाती है, जेन एक्स पर भी जाती है, मिलेनियल्स पर भी जाती है, लेकिन जेन जी की जो एक भाषा है वो एकदम अलग है। उनके अपने इमोजीज हैं, उनकी एक अपना थॉट प्रोसेस है। वो समझते हैं आप? देखो, कुछ लोगों के सॉफ्टवेयर जो है वो अमेरिका से अपडेट हो रहे हैं वो ठीक नहीं है। हमारे भाषा का, हमारे पूरे तौर तरीकों का बाहर से निर्धारण हो, ये मैं उचित नहीं मानता। तो भारत के दिमाग पर कंट्रोल, कुछ पॉलिटिशियन ऐसा बोलते हैं आरएसएस ने लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लिया है। कुछ लोग कहते हैं बीजेपी वालों ने कुछ लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लिया है। कुछ लोग कहते हैं बाबा ने तो कुछ लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लिया। हम किसी के दिमाग पर, हम कब्जेदार नहीं हैं हम अतिक्रमण करने वाले लोग नहीं हैं, और हम तो इस सामंतवादी व्यवस्था के पोषक भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि भारत के युवाओं पर जो अमेरिका थॉट प्रोसेस है, यूरोपियन थॉट प्रोसेस है, वो हावी नहीं होना चाहिए। मानसिक गुलामी तो किसी भी तरह से नहीं। और मैंने तो 15 अगस्त को भी कहा, राजनीतिक आज़ादी तो आ गई, अभी शिक्षा की आज़ादी। 1835 में जो मैकाले पाप करके गया था इस देश में, ऐसा थॉट प्रोसेस बच्चों का बना दिया, मानसिक रूप से आज भी हम गुलाम हैं। तो और मैकाले के मानस से उपजे कई बोर्ड भी हैं इस देश में, स्टेट बोर्ड हैं, सेंट्रल बोर्ड्स हैं, लेकिन हमारे आदरणीय एनपी सिंह साहब यहाँ पर हैं जो बहुत सीनियर अफसर रहे हैं, और हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन। हम ये काम कर रहे हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड में कि भारत के बच्चे हो, जवान हो, और 145 करोड़ भारतीय हो, उनका मानस भारतीय होना चाहिए, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ का भान होना चाहिए, और अपनी विरासत के साथ विकास के लिए प्रतिबद्धता होनी चाहिए, दृष्टि और दक्षता। माने एक तरफ हम, चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन है, 10वीं 12वीं का बोर्ड है, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम से फिर अलग अलग प्रकार की पढ़ाइयाँ है, वो सब हम करें, लेकिन उसके साथ दक्षताएं, 100 से अधिक दक्षताएं तो हम अपने पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, भारतीय शिक्षा बोर्ड के जो पूरे हमारे रोल मॉडल है, हमारे जो स्कूल हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, चाहे हमारा संस्कृत मीडियम है, चाहे हिंदी मीडियम, हम चाहते हैं, हम तो 10 से ज़्यादा भाषाएं बच्चों को पढ़ाते हैं। और ये जो गुलामी की मानसिकता है, इससे देश को मुक्ति दिलाना चाहते हैं। स्वामी रामदेव आपके सामने बैठा है, किसी कॉन्वेंट स्कूल का प्रोडक्ट नहीं है। स्वामी रामदेव आपके सामने बैठा है तो भारतीय शिक्षा पद्धति का प्रोडक्ट है, गुरुकुल का विद्यार्थी है, और एक सपना देखता है अपने मन में कि मुझे इस भारत के लिए क्या योगदान करना है, भारत की जीडीपी के लिए क्या योगदान करना है। आज हम हर साल करीब 50,000 करोड़ रुपए का भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। करीब 5 लाख लोगों को रोजगार दिए हैं, 5 लाख लोगों को रोजगार देने की तैयारी है। और जो देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक भारत विश्व की महाशक्ति बने, विकसित भारत बने, उसमें शिक्षा की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से, चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से अपना योगदान देने के लिए एक प्रतिबद्धता और अंतिम श्वास तक भारत माता की सेवा करने के लिए एक विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ चरे बेती का संकल्प है। तो मैं कह रहा था, ये जो शिक्षा की गुलामी, आज अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी शिक्षा, विदेशी शिक्षा, वही सारा थॉट प्रोसेस। और मैंने कहा भी जेनजीज का भी सॉफ्टवेयर कहीं और इधर उधर से अपडेट होता हो तो वो मामला थोड़ा गड़बड़ झाला है। चिकित्सा तंत्र वही विदेशी चिकित्सा तंत्र, वही विदेशी अर्थतंत्र। एक ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के लगभग 10 घरानों ने इस देश के $100 ट्रिलियन से ज्यादा लूटे, आजादी के पहले, और आज भी वो लूट जा रही है। इसको मैं कहता हूं ये आर्थिक पराधीनता है, ये अर्थव्यवस्था की गुलामी है। तो ये शिक्षा की गुलामी, ये चिकित्सा की गुलामी, ये आर्थिक गुलामी, वैचारिक और सांस्कृतिक गुलामी, ग्लानि और कुंठाओं से देश को उभारने के लिए देश के युवाओं को भी आगे आना चाहिए। थैंक यू। टीवी 9 भी इसके लिए बड़ा पुरुषार्थ कर रहा है कि भाई आप अपनी निजता के गौरव के साथ अतीत का गौरव, वर्तमान की चुनौतियों से लड़ने का सामर्थ्य और एक स्वर्णिम भविष्य बनाने की प्रतिबद्धता और संकल्प, यही तो आज के भारत की जरूरत। आपने कहा कि आप इस शिक्षा के प्रोडक्ट हैं। 15 अगस्त को जो आपका वक्तव्य था वो हम सब ने सुना। उसमें हमने देखा कि आपने कहा कि शिक्षा के लिहाज से स्कूल हैं लेकिन टीचर नहीं हैं, बच्चे जाते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती है।
और आपने इंडिकेट किया कि आप फिर से आंदोलन के लिए तैयार हैं। क्या हम ये समझें कि स्वामी रामदेव रिटर्न्स एक नया आंदोलन शुरू होने वाला है? देखिए, जो मैंने कहा वो इस देश में एक हकीकत है। क्या सरकारी स्कूलों में जैसे का आदर्श शिक्षा व्यवस्था है, होनी चाहिए, क्या वैसी है? एक बच्चे पर निशांत जी लगभग 10,000 रुपए गवर्नमेंट खर्च करती है और कॉलेज में जाकर के वो 20-25 हजार हो जाता है मंथली। परिणाम क्या है, ये सोचने की बात है। इसलिए मैं कहता हूं सुधरना पड़ेगा तंत्र को। अब हम गांव के आदमी हैं, मैंने कहा भैया ये घपले मत करो, ये ठीक नहीं है, तो हमने थोड़ा सा जो है उसको लाइट मूड में सका, नहीं तो देखो हमको कहीं वापस उतरना ना पड़े। उसका तात्पर्य ये था कि शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था सुधरनी तो चाहिए, आम आदमी के साथ इसका वास्ता है। और इसमें दो काम तो तुरंत होने चाहिए। एक तो जितने भी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के सरकार से लाभान्वित होने वाले लोग, कम से कम 10 करोड़ ऐसे घर हैं जो सरकार से लाभान्वित होते हैं। तो नेताओं से लेकर के, अधिकारियों से लेकर के, सरकारी जो मुलाजिम हैं उनको अपने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने चाहिए। और बीमार हो तो गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनका इलाज होना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे इसमें उनका भी अधिकार है, लोकतंत्र, उनको भी आज़ादी दी, आज़ादी तो दी है, तो फिर ये स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी क्या केवल गरीब बच्चों के लिए बना रखे हैं? क्या बेबस, लाचार, असमर्थों के लिए बना रखे हैं? तुम कौन होते हो फिर? क्या उनकी आज़ादी नहीं है? उनके लिए लोकतंत्र नहीं है? तो गवर्नमेंट स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जब नेता और सरकारी तंत्र के लोग पढ़ने लग जाएंगे, शिक्षा तंत्र अच्छा हो जाएगा। और गवर्नमेंट स्कूलों में, गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल है उन्हीं में जब नेताओं का और सरकारी तंत्र के लोगों का चिकित्सा वहीं पर होगा, उनकी भी हालत ठीक हो। जब तो एम्स दिल्ली से लेकर के पूरे देश में आ गए, और सुधार क्यों? जब एम्स इतना अच्छा हो सकता है तो सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छे क्यों नहीं हो सकते? जब IIT, IIM इतना अच्छा हो सकता है, जब केंद्रीय विद्यालय बहुत अच्छे हो सकते हैं, तो सारे स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलने वाले सारा का सारा शिक्षा तंत्र पूरी पारदर्शिता और प्रामाणिकता से बहुत अच्छा क्यों नहीं हो सकता? फिर बाकी जो घपले हैं, जो पेपर लीक है या और गवर्नमेंट जॉब आदि में, इंटरव्यू आदि में घोटाला होता है, ये तो कोई मैंने गलत बात तो नहीं कही। उसमें देखो थोड़ा बहुत तो जो है आदमी कोई किसी का पक्ष ले तो चलता है, कुछ ज़्यादा हो जाए ना तो फिर विस्फोट होता है, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं वापस जेनजी की साइन लैंग्वेज पे आता हूँ, क्योंकि आजकल ये यहाँ पर तमाम बच्चे हैं यूनिवर्सिटी के और सब आपको देख रहे हैं, और इनमें से आप लोग तैयार रहिएगा, हो सकता है मैं आपसे भी एक सवाल पूछूं अभी, बल्कि कई सवाल। स्वामी जी, वास्ते गुना होइया, इसका मतलब पता है आपको? वो देखिए भैया, मेरे को जो है ये जो विदेशी टर्मिनोलॉजी इसमें मत फंसाइए, मैं ठेठ देसी आदमी हूँ, मुझसे आप में से पता है किसी को ये वर्ड का मीनिंग? वास्ते गुना होइया। यहाँ पे जेनजी बैठा हुआ है। अच्छा चलिए, मैं आपसे एक साइन लैंग्वेज स्वामी जी पूछता हूँ। ये जरा साइन लैंग्वेज देखें। कहा बाबा को फंसा रहे हो? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जेनजी, ये आपको देखते हैं, ये आपसे इंस्पायर्ड होते हैं, ये देखिए ये क्या तो है? मैं उनको इंस्पायर करता हूँ। खाली इशारों से बात नहीं बनेगी जी, खाली जुबानी जंग से बात नहीं बनेगी, असली जिंदगी की जंग लड़नी पड़ेगी आपको। हर काम में आपको प्रथम होना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको हर हुनर में आपको प्रथम होना पड़ेगा, हर उपलब्धि में आपको प्रथम होना पड़ेगा। खाली कुछ शब्दों से, कुछ इशारों से, कुछ वस्त्रों से, कुछ हेयर स्टाइल से मेरी मर्जी मेरा लिंग मेरी मर्जी मेरी चाहत मेरी दुनिया। देखो कुछ बातों में मैं सहमत हूं कि व्यक्ति को लोकतंत्र ने भी वो स्वतंत्रता दी है, देश की संविधान ने वो स्वतंत्रता दी है। स्वतंत्रता कोई किसी की छीन नहीं सकता, लेकिन स्वतंत्रता में 3 बातें हैं। मेरी स्वतंत्रता से किसी अन्य की स्वतंत्रता बाधित नहीं होनी चाहिए, और स्वतंत्रता के नाम पर, आजादी के नाम पर हमें
विदेशी भाषा की गुलामी, विदेशी वस्त्रों की गुलामी, विदेशी खान पान की गुलामी, कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स और ड्रिंक्स की गुलामी, नशे की गुलामी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की गुलामी। मीन्स शादी ब्याह करो, अच्छे से रहो, अफेयर भी करना है करो, लेकिन एक गुलामी नहीं आनी चाहिए। माने कोई भी चीज आपको बांध ना सके। संस्कारों की बात हो रही है। हाँ, आपको आजादी का नाम उच्छृंखलता नहीं हो सकता। और हमारे यहां तो स्वाधीनता माने पूर्ण स्वायत्तता, अपने निजता माने स्वाधीनता तो बहुत बड़ा शब्द है। तो स्वाधीनता को अलग अलग परिप्रेक्ष्यों में लोग कई बार उद्दंडता और उसको बगावत, विद्रोह, अनार्की के तौर पर जो लेते हैं ना, वो तो ठीक नहीं है। स्वामी जी, कैसे देखते हैं आप जेनजी के प्रदर्शन को जो जंतर मंतर पर हुआ, रांची में हुआ, कैसे देखते हैं आप? अपने हकों के लिए लड़ना ये हमारा लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है और मैं उसको शुभ मानता हूं। बस उसमें किसी भी तरह की अनार्की, अराजकता नहीं होनी चाहिए और उसमें अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी सभ्यता, माने बड़ों को गाली देना, और वो भी इतनी भूंडी भूंडी गाली, भैया हमने तो कभी सुनी नहीं थी निशांत जी। कुछ लोगों ने तो हद कर दी साहब। अपने बड़ों के प्रति, कोई भी पक्ष हो, विपक्ष हो, सत्ता हो, कोई भी समाज हो, कोई भी हो, किसी के प्रति माने ये मैंने कहा ना, गालीबाज, पत्थरबाज, नशेबाज कुछ जो युवक है ना, वो जिन चीज को रिप्रेजेंट नहीं करते। युवाओं को वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं जिनमें अपरिमित शौर्य है, पराक्रम है, कुछ करने का जज्बा है, और उनके राह में जो अन्यायपूर्ण कोई अवरोध उपस्थित हो जाते हैं उनको दूर करने के लिए तो हर एक को लोकतंत्र ने, देश के संविधान ने ताकत दी है कि वो अपने हक के लिए लड़े। तो मैं उस लड़ाई को गलत नहीं मानता, बस उसमें जो तौर तरीके हैं उनको हमें थोड़ा संभल करके लोकतांत्रिक, संवैधानिक, नैतिक, मानवीय मूल्यों के दायरे में रखना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तो उनको माफ भी कर दिया, जिनका आप अभी जिक्र कर रहे हैं। मोहन भागवत जी ने कहा कि हमें उन्हें समझने की जरूरत है, उनसे संवाद करने की जरूरत है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं। उन्होंने युवाओं के लिए, और जैसे मैंने कहा, शिक्षा के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें बड़े अच्छे काम किए। चिकित्सा के लिए कितने बड़े उन्होंने आयुष्मान भारत से लेकर के, आयुष मंत्रालय के नवगठन से लेकर के, जिससे कि केवल अंग्रेजी चिकित्सा व्यवस्था पर हावी न रहे। यद्यपि जो इंडियन मेडिकल जो एसोसिएशन है, वो उनका मानस अभी भी वो गुलामी का ही है, तो भी शिक्षा तंत्र में, चिकित्सा तंत्र में, कृषि तंत्र में, अर्थतंत्र में एक भारत की पूर्ण एक आत्मनिर्भरता के लिए जो मोदी जी का संकल्प है, तो मोदी जी ने इस लोकतंत्र के जो विविध आयाम हैं उनको लेकर के देश में अच्छी दिशा में काम तो किया। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है देश में कुछ हो ही नहीं रहा अच्छा, तो आशावादी भी होना चाहिए। आशावादी होने के साथ हमें सुधारवादी भी होना चाहिए। जहाँ रिफॉर्म की जरूरत है वहाँ रिफॉर्म भी करना चाहिए, और जहाँ आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता वहाँ पूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन भी होने चाहिए। रिफॉर्म्स के साथ कंप्लीट चेंज, व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन तो इसमें मोदी जी की पहल अच्छी है। अब अपेक्षाएं पहाड़ जैसी खड़ी की है, नहीं मोदी जी ने खड़ी की है, देश को आशावाद के शिखर पर लेकर के गए। तो देश में आशाएं, अपेक्षाएं बहुत है, बहुत सी पूरी हुई है, बहुत सी पूरी होनी शेष भी है, और वो मात्र एक व्यक्ति से भी नहीं हो सकती। मैं मानता हूं देश के प्रधानमंत्री का भी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, उन्हीं आशाओं और अपेक्षाओं के साथ उनको प्रधानमंत्री भी बनाया। लेकिन केवल एक प्रधानमंत्री से तो देश नहीं चलेगा। 145 करोड़ लोगों को भी अपने स्वधर्म का, अपने राष्ट्र धर्म का पालन करना पड़ेगा। और यदि मैं फकीर होकर के हाथ में कटोरा लेकर के भीख मांगता रहता, इंडिया टीवी 9 के ऊपर आकर के कहता भिक्षाम देही, आप कहते बाबा जी कुछ कर लो क्यों भीख मांग रहे हो? तो मैं देश को भिखारी तो नहीं देखना चाहता, हर एक व्यक्ति को इतना समर्थ देखना चाहता हूं। आज स्वामी रामदेव ने जैसे योग में, आयुर्वेद में, स्वदेशी में सनातन धर्म के विविध घटकों को लेकर के शिक्षा तंत्र, कृषि तंत्र, अर्थतंत्र,
देश के चरित्र को लेकर के, लोकतंत्र को लेकर के विविध आयामों में जिस काम किया, तो 145 करोड़ लोगों को पुरुषार्थ करना पड़ेगा देश के लिए, और ये करेंगे मेरे भाई निशांत जी। तो हमारे हाथों से, हमारी आंखों के सामने हमारे सपनों का भारत और वीर वीरांगनाओं, ऋषि ऋषिकाओं के, अपने पूर्वजों के सपनों का भारत बनेगा। और तब हम गर्व से कह सकेंगे हमने अपने पूर्वजों की विरासत को, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को लेकर के समृद्धि के नए आयाम खड़े किए हैं। और एक दिन तो मैंने ये भी कहा था, उसके ऊपर भी कुछ लोगों ने विवाद किया। मैंने कहा आज हम यहाँ पर भी, मैं देख रहा हूँ कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं, कुछ हमारे बालक में, कुछ बेटियां भी हमारे तो पत्रकार भी समेरा खान से लेकर के हमारी उधर बिटिया बैठी है। हिंदू मुसलमान के नाम पर जो नफरत फैलाई जाती है, ये भी गलत है। मैं कहता हूं हमारे मजा वाला हो सकते हैं, हमारे पूर्वज तो एक है, हमारा डीएनए एक है, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार एक है, हमारा खून एक है, हमारा सपना भी एक है, हमारी धरती माँ एक है। मादरे वतन कहो, उसको मातृभूमि कहो, मदरलैंड को क्या फर्क पड़ता है। अब कुछ को तो वंदे मातरम में भी विवाद दिखता है, मेरी इस बात में भी विवाद दिखता है कि हमारे पूर्वज एक नहीं है। तो मैंने कहा कहां से, ऊपर से आसमान से पढ़ा था क्या? अरे हमारे पूर्वज एक ही है, हमारा डीएनए एक ही है, हमारा खून एक है, और हमारे सपने भी एक हैं देश के लिए। ये एकत्व का भाव, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मायं भूत विजानत तत्र को मोह कः शोकः एकत्वमनुपश्यत यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्। ये एकत्व का भाव, तो ये जो राजनीतिक रूप से भी सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष में जो घृणा और नफरत के भाव पैदा हो गए हैं, सत्ता पक्ष को, विपक्ष को अति प्रेम से उसको भी साथ में लेकर के चलना चाहिए, और विपक्ष को भी मानना चाहिए कि देश में प्रधानमंत्री कोई ऐसी जोर जबरदस्ती नहीं बन जाता, अराजकता से नहीं बनता, देश के लोग बनाते, उनको भी सत्ता पक्ष का सम्मान करना चाहिए। राजनीति में भी घृणा ठीक नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, SC ST आदि के नाम पर देश में जातीय वर्गीय घृणा भी ठीक नहीं है। मैंने कहा SC ST का अपमान, उसका अनादर असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक है, तो किसी ब्राह्मण बनिए का अपमान भी अलोकतांत्रिक है। आपस में समाज में एकजुटता, ये तो भेद करो, फूट डालो और राज करो, भेद नहीं, अभेद दृष्टि होनी चाहिए। एकत्वमनुपश्यत यत्र विश्वं भवत्येकनीडम् ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म वासुदेवः सर्वम। सियाराम में सब जग जन, ये जब दृष्टि होगी ना भारत की, कोई नफरत नहीं होगी, सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुत नीति। यह है भारत की नीति, यह भारत का चरित्र मेरे भाई निशांत। स्वामी जी, आपने कहा स्वामी सबके हैं, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, लेकिन कई संत समाज के लोग हैं वो लगातार ये कहते हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, जो मुसलमान हैं उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए, संविधान से सेक्युलर शब्द हटा देना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत स्वभाव से ही हिंदू राष्ट्र है ना। हमारे मुसलमान भाई भी कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये भारत माता की जय बोलते हैं। हमारे सो कॉल्ड जो है कुछ कट्टर अपने आप को सनातनी कहते हैं, वो कहते हैं भारत माता की जय, वो कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो हिंदू तो है ही ये राष्ट्र, हिंदुस्तान तो है ही है। लेकिन फिर ये बात तो संवैधानिक तौर पर ये देश एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष शब्द थोड़ा अर्थविहीन शब्द है। लेकिन तो ये जो कुछ खुरापाती लोग ऐसे कहते हैं ना कि मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, ऐसे पूरी दुनिया में ऐसी आवाजें उठने लगेंगी तो पूरी दुनिया में तो खलबली मच जाएगी। जो जहां है अपने देश के प्रति उसको पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र हित, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि का भाव रखना चाहिए। बाकी ये जो खुरापाती दिमाग है ना, उनसे देश नहीं चलेगा। तो मैं इस अर्थ में हिंदू राष्ट्र को यूं मानता हूं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब कोई मजहबी राष्ट्र नहीं है। राम का रामत्व, जो मैंने कहा, कृष्ण का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व, अपने पूर्व जैसा उन्नत चरित्र, यह है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र चरित्र से बनेगा, नारों से नहीं बनेगा। हमारे आचरण में इतनी श्रेष्ठता हो कि हमारे भीतर भारत का प्रतिबिंब दिखे। जैसे हम कहते हैं ना, रामायण में वाल्मीकि जी कह रहे हैं, राम विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। हम ऐसे दिखे कि मेरा ये सिर ये हिमालय है, मेरी दाएं बाएं भुजाएं ये पूर्व पश्चिम है, ये मेरे जो चरण है ये कन्याकुमारी है, मुझ में भारत बसता। मैं मात्र एक व्यक्ति नहीं, मैं संपूर्ण राष्ट्र की जीवंत अभिव्यक्ति हूं। मैं राष्ट्र की शक्ति हूं, राष्ट्र का प्रतिबिंब हूं, राष्ट्र का चरित्र हूं। ऐसा भाव होना चाहिए। इसको कहते हैं राष्ट्रीयता, इसको कहते हैं हिंदुत्व। ये बाकी सनातनी के नाम पर, कुछ सनातनी संस्कृति के नाम पर तनातनी करते रहते हैं ना, वो ठीक नहीं मेरे भाई निशांत।
लेकिन ये बात आप रामभद्राचार्य जी और धीरेन्द्र शास्त्री जी को क्यों नहीं समझाते हैं आप? समझ जाएंगे, नहीं तो लोग समझा देंगे। कुछ सारा काम हमको और आपको ही करने की जरूरत नहीं। जो लोग नहीं समझेंगे किसी दिन ना किसी दिन उन पर प्रबल समर्थक हूं। और आंदोलन, कैसा आंदोलन कराना चाहते हैं आप मुझसे? जैसा आपकी इच्छा हो, देश की एकता के लिए। मैं तो वैचारिक आंदोलन का भी पक्षधर हूं। संसद से लेकर के सड़क तक भी आंदोलन होने चाहिए। संसद में आंदोलन इस बात के लिए होना चाहिए कि जो 7 लाख से ज्यादा हमारे वीर और वीरांगनाओं ने जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति, शहादत, कुर्बानी देश के लिए दी, उनके सपनों के लिए हम कैसे उनको चरितार्थ करने के लिए क्या काम करें। तो मैं तो संसद में भी आंदोलन देखना चाहता हूं, राष्ट्र निर्माण के लिए, सड़कों पर भी। और जरूरत पड़े तो लोगों को इकट्ठा करके, मैंने तो पूरे देश में लगभग 50 लाख किलोमीटर की यात्रा ही इस हेतु से की। और आगे भी जब भी जरूरत पड़ेगी, स्वामी रामदेव हर एक लोकतांत्रिक, संवैधानिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, शिक्षा, चिकित्सा की क्रांति के लिए, आंदोलन के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन वो आंदोलन निर्माण के लिए होना चाहिए। एक होता है आंदोलन। हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं, MP सिंह साहब बैठे हैं, वो कहते हैं, स्वामी जी आंदोलन, क्रांति ये रचनाधर्मिता वाले शब्द हैं। और जो अराजकता है, अनार्की है, विद्रोह, वो विध्वंसक हो जाता है कई बार। तो देश आग लगाने से नहीं चलेगा। देश में निर्माण और सृजन के काम, मैं तो कहता हूं सब भारतीयों के भीतर ना 3 संकल्प होने चाहिए। एक तो भारत की करेंसी, भारत की रुपए की वैल्यू, रुपए, डॉलर, पौंड कैसे तीनों बराबर हो। एक ये। दूसरा, भारत के पासपोर्ट की वैल्यू ऐसी कि सारी दुनिया जो है हमारा स्वागत करने के लिए खड़ी रहे, हमसे वीजा के लिए ना पूछा जाए। आज अमेरिका का वीजा हो किसी के पास, अमेरिका का पासपोर्ट हो, अमेरिकन पासपोर्ट हो, यूरोपियन कई देशों के पासपोर्ट, और खास करके UK, USA आदि का किसी के पास पासपोर्ट। और यहां तक कि मैं सिंगापुर गया, वहां सिंगापुर और हांगकांग, वहां का किसी के पास पासपोर्ट होता है तो लगभग 175 देशों में उसको कहीं वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और हमको बिना वीजा के बांग्लादेश और पाकिस्तान और छोटे छोटे टटपूंजे देश भी नहीं घुसने देते। ये औकात रहेगी हमारी? तो हमारे पासपोर्ट की इज्जत इतनी हो कि पूरी दुनिया जो है, कहते हैं पलक पावड़े बिछा करके हमारा अभिनंदन करने वाली। और तीसरी बात, जनसंख्या भी थोड़ी नियंत्रित होनी चाहिए। देश में जमीनें तो बढ़ा नहीं सकते आप, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब के इंफ्रास्ट्रक्चर की एक सीमा है। तो हम लोगों ने तो पूर्ण नियंत्रण किया हुआ है, हमसे कोई खतरा नहीं है इस देश की जनसंख्या को। लेकिन कुछ लोग, मैं इसको मजहबी तौर पर नहीं कह रहा हूं, वापस से दोहरा रहा हूं, कुछ लोगों को ये समझना होगा। और मैं तो कहता हूं यदि सरकारी तौर पर भी ऐसा किया जाए कि 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो फिर उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, उनको गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं मिलेगी। 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनको वोटिंग राइट नहीं होगा। 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो जो सरकारी सेवाएं हैं उनके लाभ से वंचित रह जाएंगे। वही बच्चे ही नहीं, उनके माँ बाप को भी वंचित कर देना चाहिए। ऐसे कुछ सकारात्मक कदम उठाने पड़ेंगे तो देश, क्योंकि जनसंख्या भी भारत एक बहुत बड़ी ताकत भी है और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता। आज 145 करोड़ लोगों में पूर्ण रोजगार कितने लोगों के पास होगा? आप तो इतने आंकड़े देते हैं देश और दुनिया के, बताओ, आप ही बताओ। केंद्र और राज्य सरकारों में टोटल डायरेक्ट, इनडायरेक्ट लगभग कितने लोगों को रोजगार मिला होगा? डायरेक्ट लगभग 5 करोड़, अलग अलग छोटे मोटे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं सब में।